नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने इस चैनल पर झारखंड टेट, सी टेट, झारखंड डीएलएड संबंधी सभी विषयों की श्रृंखलाओं को शुरू कर रखा है। हर विषय के वीडियो बारी बारी से आपको उपलब्ध होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मेरे पास समय होते जाता है, मैं वैसे वैसे आपके लिए सुविधानुसार विषयवार आपको वीडियो उपलब्ध कराते जाता हूँ। अब सोमवार यानी कि कल के बाद परसों से झारखंड डीएलएड सत्र 2020-22 के लिए भी मैं आपको रेगुलर वीडियो शुरू कर दूंगा। तो आप सबसे विनती है कि यदि आप में से किसी के पास किसी तरह के प्रश्नों के डाउट हों जो आप तुरंत अभी जानना चाहते हों, झारखंड डीएलएड से संबंधित, चाहे झारखंड टेट से संबंधित, चाहे सी टेट या किसी अन्य राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित, तो आप जरूर कमेंट करें। यहाँ टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर के नाम से भी। वहाँ भी जाकर के आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, वहाँ जाकर के कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जैक डीएलएड 2020-22 नाम से भी एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वीडियोस के लिंक भी वहाँ दे देता हूँ और पीडीएफ भी आपको शेयर कर देता हूँ। तो चलिए आज हम लोग जो है झारखंड डीएलएड, चाहे जे टेट कहिए और सी टेट, शिक्षक पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैथ्स की श्रृंखला जो हम शुरू किए हैं, उसमें अभी तक हमने कुछ कुछ टॉपिक्स को देख लिया था कि संख्या क्या होता है, रोमन संख्याएं कौन कौन होती हैं, संख्याओं में जो पद्धति होती है यानी भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति, उन दोनों पद्धतियों को हमने समझा था। अब उसके आगे हम देखने जा रहे हैं संख्याओं के प्रकार। स्थानीय मान और वास्तविक मान भी आपको मैंने बताया था, उनके मध्य क्या अंतर होता है वो भी मैंने बताया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं संख्याओं के प्रकार। कह सकते हैं इसको जे टेट, सी टेट या किसी भी राज्य के टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा, या फिर आप कह सकते हैं डीएलएड। हर एक के काम के लिए है कौन? मैथ पेडागोजी, यानी कि गणित शिक्षा शास्त्र। इसमें आज कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी चल रहा है नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर है। और नंबर सिस्टम का अर्थ हो गया संख्या पद्धति। ठीक, आज हम लोग जानेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। आपने पढ़ा होगा, संख्याओं के प्रकार की बात की जाए तो जैसा कि मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया, गणित का मूल काम तो होता है गणना करना। अब ये गणित जो है, गणना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संख्याओं का प्रयोग करते हैं। यदि बात की जाए तो विश्व के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति हो तो वह गिनती कहां से शुरू करता है? 1 2 3 4, यहीं से ना गिनती शुरू करता है। चाहे इसके लिए कोई भाषा का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि रोमन भाषा में 1 2 3 4, या फिर हो सकता है वो संस्कृत का प्रयोग करे 3 4। ऑर्डिनल नंबर में अगर गिनते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
अगर अंग्रेजी में गिने 1 2, पर सबका सार क्या है, सबका मतलब क्या है कि गिनती की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। और यह जो क्रमानुसार गिनती करते हैं, इसी गिनती की संख्याओं को सबसे पहली प्रकार की संख्या कहा गया है। जी हां, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना, सबसे पहली प्रकार की जो संख्या है उसका नाम क्या है, प्राकृत संख्या। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो आता है वह प्रकार है आपको प्राकृत संख्या। आप इसके बारे में बताएंगे तो लिख लेंगे साइड में थोड़ा सा, गिनती की संख्याएं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याएं। शुरू कहां से होता है, 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। अगर यही क्वेश्चन बने कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है, क्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है? क्या जवाब होगा, जी नहीं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अज्ञात है। उत्तर क्या है, अज्ञात बोल सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं, या फिर अपरिमित बोल सकते हैं। अपरिमित नहीं बोल सकते हैं, अपरिमित मतलब असंख्य हो जाता है। अनंत बोल सकते हैं या नहीं हो सकती है, सिंपल रूप में जानिए, ये हमने देखा। अब दूसरी बात करते हैं हम, मान लीजिए 5 उंगली, 4 उंगली, 3 उंगली, 2 उंगली, 1 उंगली। अब जब हमारे पास किसी भी संख्या को गिनने के लिए कोई संख्या मौजूद ना हो, तो हम उसके लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जीरो। खोज तो भारत ने ही की है, तो जीरो की खोज कहां हुई है, अज्ञात रूप से भारत में हुई है। कुछ लोग आर्यभट्ट का नाम भी रखते हैं। क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस इतना जानते हैं हम, जीरो। अगर जीरो लगा दिए उसके बाद तो गिनती फिर वही शुरू हुआ, 1 2 3 4 5, फिर से वही हो गया। इन संख्याओं को यदि पूछा जाए तो क्या कहा जाएगा, इन संख्याओं को किसी ने कहा हाँ अब संख्याएं पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और ये संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं। कौन है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहा गया वैसी संख्याओं को जो शून्य से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5, आगे बढ़ते जाएंगे, ये होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, होल नंबर। ध्यान दीजिए, यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 0, सबसे छोटी। ठीक है, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है, जी नहीं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे यहां लिखें, नहीं। ठीक है, अब आप मान लीजिए आप बाजार गए 10 रुपए लेकर, कितना रुपया, 10 रुपए लेकर, और वहां पर एक कलम दिया आपको 12 रुपया का। कितने रुपए का, 12 रुपए का। घर कितना लेकर आएंगे,
नहीं पता। आप दुकानदार को देंगे 12, नहीं दे सकेंगे क्योंकि आपके पास है 10। तो आपके पास बच गया कैसा संख्या? -2, यानी कि उधार। उधार के रूप में -2 आपके पास पॉकेट में है, आपको 2 रुपए और देने हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें माइनस के चिन्ह रहते हैं उन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। यानी तीसरी प्रकार की जो संख्या होगी वो कौन होगी? ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो जैसे कि -3, -5, -7, -2 वगैरह वगैरह। इन सभी संख्याओं को सबसे पहले जब आप छठा क्लास में पढ़े होंगे, छठी कक्षा में, तो आपने देखा होगा एक संख्या रेखा बना दी गई, उसके बीच में शून्य रख दिया गया, इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5। ये जो रेखा है जिसके केंद्र में शून्य है, मध्य में शून्य है, ध्यान दीजिएगा, क्या शून्य धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो इंपॉर्टेंट बात, शून्य ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक। शून्य यानी 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, पहली बात। जब हम संख्या, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा में जब हम शून्य से दाईं ओर बढ़ते हैं, when we goes to the right side from the 0 at the number line, then the value of the number get increases। यानी कि तो संख्याओं के मान जो है ना वो बढ़ते जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। बढ़ते जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, संख्या रेखा पर शून्य से दाईं ओर जाने पर संख्याओं के मान बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना? और जब संख्या रेखा पर शून्य से बाईं ओर जाते हैं तो संख्याओं के मान घटते जाते हैं। संख्या रेखा पर क्या क्या मौजूद है बताते जाइए। संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं, शून्य, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं भी कह सकते हैं। धनात्मक संख्याओं में केवल प्राकृत संख्या आती है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट। धनात्मक संख्याओं में प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा की बात कर रहे हैं तो, संख्या रेखा की बात कर रहे हैं तो धनात्मक संख्याओं में प्राकृत संख्या है। अब आपसे बात पूछा जाए कि संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो ऋणात्मक होती है, पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। ये क्वेश्चन बना। इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संख्या रेखा पर मौजूद सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? तो जान लीजिए, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है।
संख्या रेखा पर मौजूद सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। यहां तक आपने देखा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम यही बता दे रहे हैं आपको। अगर पूछा जाए कि इंटीजर्स के अंतर्गत कौन कौन आया, यानी कि पूर्णांक के अंतर्गत हम अगर बात करें तो कौन कौन आ गया है? पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, शून्य है, ठीक है, ऋणात्मक संख्या भी है, ठीक है। ये सब को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके आगे जाते हैं, इसके आगे बढ़ते जब हम तो देख पाते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्याओं को हम समझ गए। अब आप यहां जगह देख रहे होंगे, 1 से 2 के बीच में जगह खाली है, 2 से 3 के बीच में जगह खाली है, 3 से 4 के बीच में जगह खाली है। तो इन जगहों में क्या है? इन जगहों में भी कुछ संख्याएं हैं, ध्यान दीजिए। 1/2, 2/3, 5/7, ये तो धनात्मक में हो गई। और इस तरफ में बात किए जाए, अगर मान लीजिए -1/2, -3/7, इस तरह की संख्याएं, इस तरह की संख्याएं, यानी कि सिंपल कहें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, जहां Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्या बोले? Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जैसे ये सब सही है, लेकिन अगर आपने लिखा 1/0, गलत, ये नहीं होगा। -3/0, जी नहीं, गलत। इन प्रकार की संख्याओं को कहा क्या जाता है? इन प्रकार की संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां Q का मान हमेशा 0 नहीं हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसे P/Q के रूप में। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, एक क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए, -0, -5, -7, 6, ये परिमेय संख्या है। 0, -5, -7, 6, ये सब परिमेय संख्या है। इन शॉर्ट समझिए कि संख्या रेखा पर मौजूद सभी संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? जवाब कैसे दीजिएगा? इन सब के नीचे क्या छिपा है? एक छिपा है। याद रखिए, किसी भी संख्या के नीचे अदृश्य रूप से एक व्याप्त रहता है। यह क्वेश्चन हो जाएगा। हम बिठा दे नीचे। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? माने कि एक स्टार देकर के लिख सकते हैं आप कि किसी संख्या के नीचे एक अदृश्य रूप से छिपा रहता है। समझ में आ गया इतना बात? तो इसीलिए अब बात आता है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन आया।
परिमेय संख्या के अंतर्गत सारी प्राकृत संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं, सारे ऋणात्मक संख्याएं, और सारे पूर्णांक। मतलब देखिए, प्राकृत में जीरो जोड़े तो बना पूर्ण, पूर्ण में ऋणात्मक जोड़ दिए तो बन गया पूर्णांक, और ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत है। इसको समझाने के लिए आपको एक चित्र के द्वारा बताते हैं। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए प्राकृत संख्या का एक चित्र दे रहा है। शून्य का चित्र कैसा होता है? पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक, ठीक है, और परिमेय संख्या देखिए जोड़ दीजिए। अगर हम ले लेते हैं, ये कौन हो गया? ये हो गया प्राकृत संख्या। इसमें शून्य को जोड़ दिए, मान लीजिए, तो ये बन गया आपको प्राकृत और शून्य का मेल से क्या बन रहा है? पूर्ण संख्या बन गया उसके अंदर में। अब पूर्ण संख्या को कौन कवर कर रहा है? उसके साथ साथ हम इसको जोड़ लिए, ऋणात्मक संख्या को। तो परिमेय संख्या का चित्र कुछ इस तरह से हो गया, नहीं, पूर्णांक का चित्र कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। देखिए, प्राकृत संख्या, शून्य, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक, और सब किसके अंदर में आ गया? परिमेय के अंदर में। अब एक बात बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या हो गया। ध्यान से समझिएगा कि इन परिमेय संख्याओं को हम प्राकृत, शून्य, पूर्ण, ऋणात्मक और पूर्णांक में बांटते हैं। मतलब पहला नंबर ऑप्शन बना सभी प्राकृत, शून्य, सभी पूर्ण
सभी ऋणात्मक, इन सबको हम ना परिमेय बोल सकते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। शून्य परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण परिमेय संख्या है, सभी ऋणात्मक संख्याएं परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। लेकिन उलट दीजिए, क्वेश्चन देते हैं, क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत है, शून्य है, पूर्ण है, ऋणात्मक है, पूर्णांक है? तो नहीं, नहीं। अब चलिए आपको हम क्वेश्चन बताते चलेंगे, क्वेश्चन बनाते चलेंगे इनसे बनने वाले, तब आपको समझ में आएगा। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जो भी जाना, उसको क्वेश्चन के माध्यम से देखिए। पहला नंबर, देखिए अभी जो हमने सीखा, अभी जो हमने जाना, उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? ध्यान देकर के सोचिए। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 वगैरह है, और पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 वगैरह है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं में आती हैं कि नहीं आती हैं? जी हाँ, आ रही हैं, आ रही हैं। आगे है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? आप बताइए उलट करके, क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में आ रही हैं? जी नहीं, 0 बच जा रहा है, तो आंसर हो गया नहीं। क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या तो 1 से होता है, 0 तो नहीं होता है, तो नहीं। क्या 0 एक पूर्णांक है? हमने क्या पढ़ा, पूर्णांक किसे कहते हैं? संख्या रेखा पर लिखी जाने वाली हर संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। तो हाँ, 0 संख्या रेखा पर है, तो आंसर हो गया हाँ। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होता है? जिसके बटा में आ जाए, इसके नीचे 1 है, तो इसीलिए हाँ, इसका आंसर हाँ हो गया। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? पूर्ण संख्याएं कौन है? ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्णांक कौन होती हैं? जो संख्या रेखा पर लिखी जाती हैं, है कि नहीं संख्या रेखा पर? तो हाँ है। क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं? पूर्णांक तो संख्या रेखा पर लिखी जाने वाली सब संख्या है, और प्राकृत संख्या तो सिर्फ ये है। जी नहीं, नहीं है। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। देखिए पूर्णांक सब हो गए, और सबके नीचे हम 1 लगा सकते हैं बटा में, तो हाँ ये सब परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या का सूत्र है P बटा Q होना चाहिए। क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? अब परिमेय संख्या तो वो हो गई जो P बटा Q के रूप में होती है, तो और परिमेय संख्या तो निगेटिव वाला भी है, ये भी है, ये भी है, और प्राकृत संख्या तो सिर्फ 1 से 10 ये सब होती है, 1 2 3 4 5 वाली। तो नहीं, सारी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याओं में नहीं आती हैं। क्या सभी परिमेय पूर्ण संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं तो सिर्फ इतनी है, और परिमेयों का आकार तो बहुत बड़ा है। परिमेय के अंदर में है पूर्ण, न कि पूर्ण के अंदर में है परिमेय, तो आंसर हो गया नहीं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? देखिए ध्यान से, 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। सबसे छोटी पूर्णांक बता सकते हैं इसमें सबसे छोटा कहां तक जाकर के खत्म होगा? नहीं पता।
ज्ञात नहीं किया जा सकता। और सबसे छोटी परिमेय संख्या, इसका भी नहीं पता कर सकते हैं। अगर इनमें सबसे बड़ी पूछे तो भी नहीं पता कर सकते हैं। और शून्य, ये ना तो निगेटिव और ना पॉजिटिव, ये कुछ नहीं है, ये ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो जितनी भी संख्याओं के प्रकार से संबंधित बातें थी वो हमने यहां देखी। ठीक है, परिमेय संख्या तक हमने देखा। अब इसके आगे देखते हैं। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं? जिसे P बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब कि अगर बात किया जाए √2, ये अगर √4 रहता तो आप इसे कह देते 2, टूट जाता, लेकिन √2 नहीं टूटेगा। √2 का पूरा वैल्यू नहीं निकल पाता है। जिस संख्या का पूरा मान नहीं निकले, जैसे कि है और पाई है, पाई का मान वो हम लोग लिखते हैं 22/7, आर्यभट्ट जी का कहा हुआ, लेकिन इसका पूरा मान नहीं निकलता है, तोड़िए तो नहीं टूटेगा पूरा पूरा। तो ऐसी संख्याओं को हम √3 है, √5 है, इन सारी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब बात आता है कि परिमेय जोड़ अपरिमेय क्या बनता है? परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दिया जाए तब बनता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। यानी वास्तविक संख्याओं के अंदर में, परिमेय के अंदर में जितनी भी है ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब सारी संख्याएं जो हैं उन सब को हम कहते हैं। ठीक है, तो अब एक ऐसे रूप में आप देख सकते हैं, जब गिरा दिए परिमेय अपरिमेय, अब हम परिमेय की बात करते हैं। पूर्णांक है, पूर्णांक के नीचे आपको टूट गया कौन कौन? ऋणात्मक, शून्य, ऋणात्मक और पूर्ण संख्या। और पूर्ण के नीचे टूट गया शून्य, प्राकृत संख्या।
ठीक है, अपरिमेय संख्या आप समझ गए। अब शुरू करते हैं प्राकृत संख्या। मुश्किल से सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है आपको प्राकृत संख्या से बनेगा। ठीक है, यहां तक समझे आप, इसके आगे जाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा परिवार जो है प्राकृत संख्याएं, इसे समझते हैं। इसमें जो मुख्य मुख्य समझने लायक है, कौन कौन है? सबसे पहले सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद भाज्य और अभाज्य के बाद हो गया आपको सह अभाज्य। हाँ, इतना ही है ज्यादातर काम के लिए, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी को बारी बारी से समझते हैं। सम संख्याएं कौन से होती हैं? सम संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित होने वाली। कहने का मतलब कि एक भी शेष नहीं बचना चाहिए दो से विभाजित होने के पश्चात। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 वगैरह वगैरह। बात की जाती है विषम। बहुत लोग गलती करते हैं, यहां लिख देते हैं 3 से विभाजित होने वाली। जी नहीं, यहां लिखेंगे 2 से पूरी तरह ना विभाजित होने वाली। ठीक है, जैसे कि बात करें 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पहले अभाज्य को देखते हैं। परिभाषाओं पर ध्यान रखिएगा, जिसके सिर्फ दो मतलब 2 गिनती वाला 2, यानी कि देखिए 2 अभाज्य गुणनखंड हो। जैसे समझिए, हम लिखते हैं 1 को किससे किससे विभाजित किया जा सकता है? 1 को सिर्फ 1 से ही काटा जा सकता है। इसीलिए 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। यही हम बात करते हैं 2 को 1 से एवं 2 से पूरी तरह काटा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यहां पर आई जाइए, क्वेश्चन कुछ कुछ आ गया। दो क्यों है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? क्योंकि 2 को 1 से भी काट सकते हैं और 2 से भी काट सकते हैं। 1 क्यों नहीं है अभाज्य संख्या? 1 को सिर्फ एक ही संख्या काट रही है, 1। अब इन दो अभाज्य गुणनखंडों का एक नियम है कि कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। होने यह चाहिए कि एक से वह संख्या कटनी चाहिए और दूसरा वह स्वयं खुद से, मतलब एक एवं वह संख्या स्वयं खुद। यहां ध्यान दीजिए, 2 को 1 भी काट रहा है और 2 भी काट रहा है, तो 2 जो है वह स्वयं खुद है। अब इसी जगह हम बात करते हैं 3 को। 3 को किससे काट सकते हैं? 1 से काट सकते हैं और 3 से काट सकते हैं। लेकिन 4 की बात करें तो 4 को 1 से भाग दे सकते हैं पूरा पूरा, 2 से भी भाग दे सकते हैं और 4 से दे सकते हैं। तो ये इन दोनों के अलावे एक नई संख्या आ गई। तो 4 जो है अभाज्य नहीं है। 4 कहाँ घुस गई? 4 को कहा जाएगा भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसको कहेंगे हम भाज्य संख्या। यहां तक का बात हुआ। सह अभाज्य किसे कहते हैं? सह अभाज्य उन जो माने कि दो संख्याओं का जोड़ा दे दिया गया, मान लीजिए 4 एवं 5, ये किसी एक ही संख्या के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं। तो वैसी संख्याएं जो किसी एक ही संख्या से पूरी तरह ना कटें या एक संख्या के गुणज ना हो, उन्हें सह अभाज्य कहते हैं। अब सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, 3 नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2। ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसी में भी सबसे बड़ी संख्या पूछे तो बोलते हैं अज्ञात है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नहीं पता है। सबसे बड़ी सम संख्या नहीं, सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं, सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं। सह अभाज्य संख्या दो संख्याओं का जब जोड़ा दिया रहता है उसमें हमको पहचाना रहता है। 4 5 है, लेकिन 4 6 दें तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यह 2 से जाएगा। ठीक है ना? बस इतना आज आपको समझाने के लिए था। अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।